हो गया? कर दिया। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संगम दक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, जैसा कि अंतिम कक्षा के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम हिंदी का व्याकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हिंदी के शब्द की जो उत्पत्ति है या हिंदी का जो भाषा के रूप में विकास है उसके संदर्भ में अध्ययन कर लिया था। तत्पश्चात भाषा या भाषा के जो प्रकार है वो सारी चीज़ें भी हमने जान ली थी। अब हमारे लिए अनिवार्य होता है कि किसी भी भाषा को अगर पढ़ना है तो उस भाषा को पहले जो है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने से पहले उसकी नियमावली या फिर उसके व्याकरण को जानना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि हिंदी का व्याकरण के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। और ध्यान देना, सर्वप्रथम जान लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्याकरण किसी भी भाषा की वह नियमावली होती है जिसके माध्यम से भाषा का शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्याकरण एक नियमावली है जिसके माध्यम से भाषा को जो है शुद्ध रूप से लिखने, बोलने या फिर पढ़ने की जो है, ध्यान देना, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमें किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए उस राष्ट्र के अंतर्गत नियमावली या फिर संविधान की आवश्यकता होती है, बिना संविधान या नियमावली के कोई भी राष्ट्र सही तरीके से संचालित नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से किसी भी भाषा को स्थिर रखने के लिए या फिर उसके जो है शुद्धिकरण के लिए व्याकरण को जो पढ़ना है वो अति आवश्यक है, क्योंकि यदि व्याकरण नहीं होगा किसी भाषा के अंतर्गत तो उस भाषा के स्वरूप में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर भारत में हिंदी बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति यदि अमेरिका में हिंदी बोल रहा है तो वो भारत का और अमेरिका का जो दोनों स्थानों के जो व्यक्ति है वो एक दूसरे की हिंदी को भली भांति समझ पाते हैं। वो क्यों समझ पाते हैं? इसका कारण है कि भारत में कोई हिंदी सीख रहा है या फिर अमेरिका में सीख रहा है, वो दोनों ही व्यक्ति एक ही नियमावली या एक ही व्याकरण के आधार पर हिंदी को सीख रहे हैं, इसीलिए उनकी हिंदी में कोई अंतर नहीं रहता है। नहीं तो ध्यान देना, बिना व्याकरण के क्या होता है, जैसे कि हम बोलियां देखते हैं तो बोलियों के अंतर्गत कोई भी व्याकरण नहीं है, किसी भी प्रकार की नियमावली नहीं है, इसीलिए तो बोलियों को अगर देखेंगे एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में परिवर्तन आ जाता है। या फिर हम कहेंगे एक क्षेत्र की जो बोली होती है दूसरे क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो उनकी बोलियों को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि बोलियों को सीखने का कोई नियमावली नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बोलियां सदैव मतलब जो है हर जगह एक जैसी नहीं रहती है। जबकि भाषाएं आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आप भारत में अंग्रेजी बोलोगे, आप ब्रिटेन में अंग्रेजी बोलोगे, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप जब अंग्रेजी बोलोगे तो हर जगह आपकी अंग्रेजी वो व्यक्ति समझेगा, उसकी अंग्रेजी आप समझोगे, क्योंकि आपने जो नियमावली या जो ग्रामर आपने अंग्रेजी का पढ़ा है वही नियमावली उस व्यक्ति ने भी पढ़ी है। तो सीधा सा कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि व्याकरण किसी भी भाषा की वह नियमावली है जो भाषा को नियंत्रित रखती है, या फिर ऐसा शास्त्र है व्याकरण जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना या फिर लिखना सीखते हैं। आइए जानते हैं व्याकरण के संदर्भ में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो अधिकांश किताबों के अंतर्गत व्याकरण शब्द को जो है परिभाषित जब किया जाता है तो सर्वप्रथम इसको जो है तोड़ा जाता है, इसका विच्छेद किया जाता है और कहा जाता है कि व्याकरण जो शब्द है वो 3 शब्दों या 3 खंडों से मिलकर बना है, जिसमें है वी, धन, आ, धन, करण। आई बात समझ में? आप जानते हैं जब आगे हम देखेंगे यण संधि हम पढ़ेंगे तो ई स्वर के बाद जब भी कोई अन्य स्वर आता है तो ई आपका जो है यो में बदल जाता है, और क्योंकि इस वो से ई स्वर जब अलग हो जाएगा तो व्यंजन आपका आधा हो जाएगा। इस यो में जब आ मिलेगा तो ये या बन जाएगा, और इसके पश्चात हम देखेंगे तो करण आएगा। इस प्रकार ये बन जाता है व्याकरण, यानी कि वी, धन, आ, धन, करण के योग से बना है व्याकरण, और जिसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है विद्वानों के द्वारा भली भांति समझना। अर्थात किसी भाषा के नियमों को भली भांति सही तरीके से क्रमबद्ध रूप से समझना ही आपका जो है व्याकरण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि व्याकरण आप लोगों को समझ में आया कि व्याकरण किसे कहते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं व्याकरण के संदर्भ में, तो क्योंकि मैंने एक शब्द प्रयोग किया था कि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना या लिखना सिखाता है। तो यदि व्याकरण एक शास्त्र है, शास्त्र का तात्पर्य ध्यान दीजिएगा विज्ञान से होता है, जिसे हम विज्ञान
विज्ञान कहते हैं, उसी को हम जो है शास्त्र भी कहते हैं। और आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी शास्त्र है, वो चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, प्रत्येक शास्त्र का अपना कोई ना कोई एक जनक जरूर होता है। तो यदि हम व्याकरण को शास्त्र मानते हैं तो यहाँ पर ये बात जो है सिद्ध होती है कि इसका भी कोई ना कोई तो जनक रहा होगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि आचार्य पाणिनि को व्याकरण का जो है जनक माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी पुस्तक है वो ध्यान दीजिएगा व्याकरण का प्रथम सुव्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। हालांकि इनसे पूर्व में भी अपिशिल या कात्यायन महोदय के द्वारा व्याकरण को समझाने का प्रयास किया गया था, परंतु जिस प्रकार से एक सुव्यवस्थित ढंग से आचार्य पाणिनि के द्वारा व्याकरण को समझाया गया है, उस तरीके से समझाने में अपिशिल या फिर कात्यायन असफल रहे थे। तो हम मान के ये चलेंगे कि आपका जो व्याकरण का जो जनक है वो पाणिनि महोदय है। इनके द्वारा जो अष्टाध्यायी रची गई है, ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत व्याकरण का जो है, ये मतलब इस ग्रंथ में संस्कृत व्याकरण का उल्लेख किया गया, इसमें हिंदी व्याकरण का नहीं है, ये संस्कृत व्याकरण का है। और हम जानते हैं कि जो हिंदी हमारी भाषा है, इसकी जननी भी संस्कृत है, तो संस्कृत का जो नियमावली होगी, व्याकरण होगा, उसी के आधार पर हम हिंदी भाषा को भी, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। तो व्याकरण शास्त्र का जो जनक है वो पाणिनि महोदय है। इनकी अष्टाध्यायी रचना जो 8 भागों में विभाजित है, इसीलिए नाम इसका अष्टाध्यायी पड़ा। अष्टधन अध्याय यानी कि 8 है जिसके अध्याय, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भाषा विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं ब्लूमफील्ड साहब, उन्होंने भी इनकी जो अष्टाध्यायी है इसको 8 भागों में विभाजित माना है, और साथ ही उन्होंने भी जो है पाणिनि महोदय की खूब प्रशंसा की है। पूछा जाए कि व्याकरण का जनक कौन है, तो पाणिनि महोदय है। और पूछा जाए कि व्याकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्वान कौन है, तो सबसे बड़ा विद्वान, ध्यान देना, वो आपके पाणिनि है। तो यहां से हमें इतनी जानकारी लेनी थी कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के जो जनक है वो कौन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, और व्याकरण के हम जो है भागों पर चर्चा करते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इन विद्वानों के द्वारा व्याकरण को मूल रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, या फिर हम कहेंगे कि व्याकरण को जब हम पढ़ते हैं तो असल में हमें 3 ही भाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रथम, ध्यान देना, वो पढ़ा जाता है वर्ण विचार। दूसरा जो इसका भाग होता है वो पढ़ा जाता है शब्द साधन। और तीसरा इसका जो प्रकार है वह है वाक्य विन्यास। तो ध्यान देना, समस्त विद्वानों के द्वारा व्याकरण को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें पहला भाग है आपका जो है वर्णमाला, और दूसरा जो भाग है वो है शब्द साधन, और तीसरा जो भाग है वो है वाक्य विन्यास। मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि वर्णों का जब हम क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करेंगे तो उसी को वर्ण विचार कहा जाएगा। 2 या 2 से अधिक वर्णों को जब आपस में सार्थक समूह के रूप में मिलाएंगे तो शब्द बनेंगे, और इन्हीं शब्दों का जब हम अध्ययन करेंगे, इनको जब साधने का प्रयास करेंगे तो वो शब्द साधन कहलाएगा। और जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम एक सुव्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो वहीं से हमें, ध्यान देना, वाक्य की उत्पत्ति प्राप्त होगी। और वाक्यों के बारे में पढ़ना, वाक्यों को सजाना या वाक्यों का विन्यास करना ही फिर वाक्य विन्यास कहलाएगा। आइए मित्रों, हम जानते हैं कि इन भागों के अंतर्गत हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो यदि हम वर्ण विचार की बात करते हैं तो वर्ण विचार पुनः 3 भागों में विभाजित हो जाता है, जिनमें प्रथम जो भाग आता है वह आपका वर्ण माला आती है। ध्यान देना, प्रथम भाग वर्णमाला का आता है। दूसरा इसके अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो संधि पढ़ते हैं, और तीसरा जो इसका रूप आता है वो वर्तनी के रूप में आता है, ठीक है ना। तो वर्ण विचार को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला भाग वर्णमाला है, दूसरा भाग संधि है, और तीसरा भाग वर्तनी है। इस वर्णमाला को भी जब हम मोटे मोटे तौर पर बांटते हैं तो ये मूल रूप से आपका 2 भागों में बंटता है। एक इसके अंतर्गत हमें
स्वर देखने को मिलते हैं, एक ध्यान देना व्यंजन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक तीसरा रूप भी होता है अयोगवाह, उस पर हम चर्चा करेंगे जब हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पर हम इनको तोड़ रहे हैं, बाकी उसके बाद हम स्वरों का जब अध्ययन करेंगे तो स्वरों को विभाजित करेंगे अलग अलग प्रकार के आधार पर और व्यंजनों को भी। इसके अलावा जब हम संधि की बात करेंगे तो संधि के भी हमारे पास 3 रूप देखने को मिलेंगे। नंबर 1 आपकी स्वर संधि, नंबर 2 आपकी व्यंजन संधि और नंबर 3 जो आपकी वो है विसर्ग संधि। तो संधि के भी हमारे पास ध्यान देना 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। वर्तनी का तात्पर्य यहाँ पर ध्यान देना वर्णों का शुद्ध रूप में प्रयोग करने से है, यानी कि यहाँ पर हम शुद्ध अशुद्ध शब्दों को देखेंगे, पढ़ेंगे कि कहाँ पर जो है किस शब्द का प्रयोग शुद्ध रूप में किया गया है और किसका अशुद्ध रूप में। तो जब हम वर्णमाला और संधि को अच्छी तरह से भली भांति समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा तत्पश्चात हम वर्तनी की बात करेंगे। दूसरा जो हमारा यहाँ पर प्रकार आता है वो ध्यान देना व्याकरण का है शब्द साधन, अर्थात शब्दों का क्रमबद्ध अध्ययन ही आपका शब्द साधन कहलाएगा। और शब्दों की जब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो ध्यान देना ये कई प्रकारों में टूटते हैं, परंतु मूल रूप से जब हम शब्दों की बात करते हैं तो मूल रूप से शब्द आपके 4 भागों में विभाजित होते हैं, जिनमें प्रथम जो भाग होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर। फिर दूसरा जो भाग होता है वो होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर। रूप परिवर्तन भी कहते हैं इसी को, ठीक है ना। ये उत्पत्ति है, इतिहास है, स्रोत के आधार पर जब हम अलग अलग इनको पढ़ेंगे तो इनके जो भी जितने भी नाम होंगे वो सारे नामों का हम यहाँ पर जो है प्रयोग करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि हमारे जो शब्द होते हैं मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास जो तत्सम शब्द होता है वो उत्पत्ति के आधार पर एक रूप है। दूसरा रूप जब हम तद्भव पढ़ेंगे वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तीसरा ध्यान देंगे देशज जो शब्द होते हैं वो भी उत्पत्ति के आधार पर आता है। इसके अलावा विदेशज जो शब्द है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। मूल रूप से उत्पत्ति के आधार पर ये 4 ही प्रकार होते हैं, परंतु यदि कुल देखा जाए तो एक हमारे पास जो प्रकार आता है संकर शब्द, इसको भी ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति के आधार पर ही रखा जाता है। तो पूछा जाए मूल रूप से उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द हैं तो 4 भेद हैं, और अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर कुल कितने प्रकार के शब्द होते हैं तो ध्यान देना 5 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे जो शब्द होते हैं ये भी ध्यान देना 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम जो शब्द होता है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, दूसरा जो शब्द होता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, और तीसरा जो शब्द होता है उसे योगरूढ़ कहते हैं। तो 3 प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब शब्द उत्पन्न कैसे हुए, क्या इनका इतिहास रहा है, क्या इनके जो है स्रोत रहे, कहाँ से आए। एक बार जब शब्द आ गए तो उसके बाद व्युत्पत्ति मतलब दोबारा उत्पत्ति इनकी कैसे हुई, और प्रयोग के आधार पर यानी कि शब्दों को जब हम प्रयोग में ले रहे होंगे, इनका जब प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत कर रहे होंगे तो फिर ऐसा इस आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो मूल रूप से हमारे जो शब्द होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके विकारी शब्द होते हैं, एक जो है अविकारी शब्द होते हैं। विकार का तात्पर्य परिवर्तन से होता है, ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है वो विकारी शब्द कहलाएंगे, और जिनमें परिवर्तन करना संभव ना हो वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों की अगर बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। हमें व्याकरण के अंतर्गत 4 प्रकार के विकारी शब्द पढ़ने हैं, जिनमें पहला हमारा आता है संज्ञा, दूसरा शब्द आता है सर्वनाम, तीसरा शब्द आता है विशेषण, और इसके अलावा चौथा और अंतिम है क्रिया। ये 4 शब्द हमारे पास ऐसे हैं जो ध्यान देना विकारी होते हैं, जिनके रूप में हम परिवर्तन करते हैं, और किस आधार पर परिवर्तन करते हैं वो मैं जो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां हैं उन पर अभी थोड़ी देर में जिक्र करने वाला हूं। इसके अलावा अविकारी शब्द होते हैं। इन अविकारी शब्दों की भी संख्या ध्यान देना 4 ही होती है। इनमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इनमें क्रिया विशेषण आता है, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण आपका अविकारी के अंतर्गत आता है, यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा जो आपका संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए
ठीक है ना। तो इसके बाद जो तीसरे नंबर का आपका आता है वो है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा और अंतिम जो अविकारी शब्द है वह है आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये चार मूलतः हमारे पास अविकारी होते हैं। इसके अलावा यदि आप पांचवें रूप में पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान देना जो निपात होते हैं उन निपातों को भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। तो मूल रूप से तो विकारी आपके चार हैं, अविकारी भी चार हैं, परंतु ध्यान देना निपात जो होते हैं क्योंकि वो भी अविकारी के ही श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम निपातों को भी यहीं पर पढ़ेंगे। मित्रों यदि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए, तो यहाँ तक हमने जाना जो व्याकरण के प्रथम दो भेद थे, एक तो वर्ण विचार और एक शब्द विचार, उसके संदर्भ में हमने पढ़ लिया। और यहाँ से हमारे पास एक बचता है अर्थ के आधार पर जो है शब्द। अर्थ के आधार पर अगर शब्दों पे अर्थ के आधार पर यदि शब्दों की बात की जाए तो यहाँ से हमें अनेक प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे आपके एक होता है अनेकार्थी शब्द, एक होता है विपरीतार्थी शब्द, एक होता है समानार्थी शब्द, ठीक है ना। तमाम प्रकार के इसी के अंतर्गत हम पर्यायवाची भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत श्रुति भिन्नार्थक भी पढ़ते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो शब्द होंगे अर्थ के आधार पर वो सारे के सारे यहाँ पर पढ़े जाएंगे। अब मित्रों हमने ये जान लिया, अब इसके बाद हम आते हैं वाक्य विन्यास के अंतर्गत। तो वाक्यों का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलतः हम वाक्यों को भी तीन भागों में बांटते हैं। एक तो हमारे वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, दूसरे होते हैं अर्थ के आधार पर, और तीसरा होता है आपका वाक्य क्रिया के आधार पर। रचना के आधार पर जब बात करेंगे तो पहला होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है, ध्यान देना यहाँ पर, संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर ये हो गए। और अर्थ के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, एक आपके विधानवाचक वाक्य होता है, दूसरी अगर हम बात करेंगे तो निषेध वाचक वाक्य होते हैं, और तीसरी अगर बात करेंगे तो प्रश्नवाचक भी वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। नंबर 4 अगर बात करेंगे तो ध्यान देना संदेह वाचक भी वाक्य होते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो आपके संकेत वाचक भी वाक्य होते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे छठे नंबर पर तो ध्यान देना यहाँ पर आज्ञार्थक भी होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। 7वें नंबर पर बात करेंगे तो इच्छार्थक भी होते हैं, इच्छार्थक वाक्य होते हैं। 8वें और अंतिम की अगर बात करते हैं तो फिर ध्यान देना विस्मयादि बोधक भी आपके वाक्य होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जब हम वाक्यों का वर्गीकरण कर रहे होंगे तो ये 8 भाग हमें देखने को मिलते हैं। क्रिया के आधार पर जब भी हम वाक्यों को बांटेंगे तो ध्यान देना क्रिया के आधार पर फिर 3 भागों में वाक्यों को बांटा जाएगा, और वो 3 भाग कौन कौन से होंगे। तो प्रथम होगा आपका कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य, दूसरा जो रूप होगा वो होगा आपका कर्मवाच्य प्रधान वाक्य, और तीसरा जो इसका रूप होगा वह होगा भाववाच्य प्रधान वाक्य। तो मित्रों ये 3 जो भाग थे हमारे व्याकरण के, इनको हम इस आधार पर बांट चुके हैं। इसके अलावा बस मैं दो छोटी छोटी और बातें आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा हमारे पास और क्या है व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने को। तो नंबर 1 तो है शब्द परिवर्तन की इकाइयां, शब्द परिवर्तन
की इकाइयां, शब्द परिवर्तन की इकाइयां। जानते हैं क्या होती है शब्द परिवर्तन की इकाइयां? तो ध्यान देना, यदि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बात की जाए तो शब्द परिवर्तन की हमारे पास 4 इकाइयां मानी जाती है, जिनमें प्रथम आपका है लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा है काल और चौथा है कारक। ये चारों की चारों वो इकाइयां हैं जो किसी भी शब्द के मतलब मूल रूप में परिवर्तन लाते। किसी भी शब्द को हम लिंग, वचन, काल या कारक में से किसी भी एक आधार पर बांट सकते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़े थे, हमने देखा था कि कुछ शब्द आपके विकारी होते हैं और कुछ अविकारी होते हैं। तो ध्यान देना, विकारी वही शब्द हैं जिनके रूप परिवर्तन में लिंग, वचन या काल, कारक में से किसी भी एक के आधार पर परिवर्तन होता है, वो आपके विकारी कहलाते हैं। और जिन शब्दों के रूप परिवर्तन में इन चारों में से किसी भी आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। आइए इसके अलावा देखते हैं और क्या बचा है व्याकरण के अंतर्गत। तो देखो, इसके अलावा हमारे पास होती है शब्द निर्माण की इकाइयां। व्याकरण के अंतर्गत शब्द निर्माण की इकाइयां, शब्द निर्माण की इकाइयां, और वो कौन कौन सी इकाइयां हैं? तो ध्यान देना, 4 यहाँ पर हमारे पास शब्द निर्माण की इकाइयां हैं। संधि है, जो कि हम आपका जो प्रथम वर्ण विचार था उसके अंतर्गत भी देख चुके हैं। इसके अलावा समास है, इसके अलावा उपसर्ग है, और चौथा नंबर ध्यान देना प्रत्यय का है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये चारों इकाइयां ऐसी हैं जहां पर हम क्या करते हैं? नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। संधि के अंतर्गत 2 वर्णों को मिलाकर हम नए शब्द बनाते हैं। समास के अंतर्गत हम 2 पदों को मिलाकर नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का जो है क्या करता है? निर्माण करता है। तो मित्रों, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसके अलावा मैं आप लोगों को प्रयास करता हूं कि एक साथ आप इसको देख पाएं। ये लीजिए मित्रों, ये एक साथ आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हमें व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। ये सारी की सारी चीजें आपको जो है व्याकरण के अंतर्गत पढ़नी है। इनमें से हम एक एक टॉपिक को जो है ध्यान देना उठाते रहेंगे और उसको कवर करते रहेंगे। आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें से हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो ध्यान देना वर्ण विचार का करने वाले हैं, और वर्ण विचार के अंतर्गत भी हम किसका अध्ययन करेंगे? तो सर्वप्रथम हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि वर्ण विचार किसे कहा जाता है, तो सिंपल सी यहाँ पर बात रहेगी कि वर्णों का क्रमबद्ध अध्ययन ही वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। ज्यादा आपको यहाँ से कुछ देना नहीं है, क्योंकि ध्यान देना कोई परिभाषा यहाँ से पूछी नहीं जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि इन वर्णों को जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से या क्रमबद्ध रूप में इसका अध्ययन करते हैं कि पहले हमें स्वरों को पढ़ना है, व्यंजनों को पढ़ना है, स्वरों को किस आधार पर पढ़ना है, क्या स्वरों की विशेषताएं होती है, क्या व्यंजनों की विशेषताएं होती है, कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम जानेंगे उसी को वर्ण विचार कहेंगे। क्योंकि ध्यान देना, विचार जो शब्द है, ये विचार शब्द का अर्थ ही अध्ययन करना होता है। विचार का जो अर्थ होता है वो अध्ययन करना। साधारण वे में हम किसी व्यक्ति को कह देते हैं कि यार इस पर थोड़ा विचार कर लेना। विचार कर लेना मतलब उसकी जानकारी ले लेना या उसका अध्ययन कर लेना। तो विचार का तात्पर्य अध्ययन से है। तो वर्णों का जो अध्ययन है और क्रमबद्ध रूप में एक सिस्टमैटिक तरीके से जो वर्णों का अध्ययन है, उसी को ध्यान देना वर्ण विचार कहा जाता है। और वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो ध्यान देना सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वर्णमाला। अब वर्णमाला को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि वर्ण होते क्या है, क्योंकि वर्णमाला तो बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए कि वर्ण किसे कहा जाएगा। तो ध्यान देना, भाषा की जो मूल इकाई होती है वो होती है मौखिक ध्वनि। ध्यान देना, मौखिक ध्वनि ये भाषा की सबसे मूल इकाई होती है।
क्योंकि वर्ण जो होते हैं, वर्णों का तो ध्यान देना, जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जिस ध्वनि का उच्चारण किया है उसी का जब हम चित्र बनाते हैं, चित्र रूप उसको देते हैं, तो उसी को वर्ण कहा जाता है। अर्थात मौखिक ध्वनि का जो लिखित रूप होता है या उसका जो मूर्त रूप होता है उसी को वर्ण कहा जाता है। क्योंकि मुख के अंदर से वर्ण नहीं निकलते हैं, मुख के अंदर से केवल आपकी ध्वनियां निकलती है, और ये जो ध्वनियां हैं ये केवल सुनाई देती है, ये ध्यान दीजिएगा दिखाई नहीं देती है। लेकिन इन्हीं को जब हमें दृश्य रूप में स्थापित करना होता है तो इनके हमने चित्र बना रखे हैं। जैसे मुख से ध्वनि अ की निकली तो हमने ये स्थापित कर दिया है कि अ का चित्र ऐसे बनेगा, जैसे क ध्वनि निकलेगी तो क का चित्र ऐसे बनेगा। तो जो मौखिक ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसी को वर्ण कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे मूल इकाई अर्थात मौखिक जो ध्वनि है, इसको जब हम लिख देते हैं, चित्र के रूप में अंकित करते हैं, तो उसी को वर्ण कहा जाता है। और इन वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही ध्यान देना क्या कहा जाएगा, वर्णमाला कहा जाएगा। वर्णों का जो सुव्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध रूप होगा, वर्णों का जो क्रमबद्ध रूप होगा, क्रमबद्ध रूप होगा, ध्यान देना, वर्णों के क्रमबद्ध रूप को ही क्या कहा जाएगा, इसको जो है हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। जैसे ध्यान देना, जब हम एक धागा लेते हैं, उस धागे के ऊपर जब हम फूल, मतलब फूल के ऊपर फूल, फूल के ऊपर फूल, ऐसे करके एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से जब सजाते हैं तो उसको हम कह देते हैं फूलों की माला। क्योंकि उस माला में क्या किया, हमने फूलों को एक सुव्यवस्थित तरीके से सजाया है। सेम स्थिति यहाँ पर है। जब हम वर्णों के साथ वर्णों को सुव्यवस्थित का मतलब है कि ओ के बाद आ के बाद आपका छोटी ई, फिर बड़ी, इस तरह से, यानी कि एक के बाद एक सुव्यवस्थित तरीके से जब इनको सजाते हैं तो वो क्योंकि एक माला के रूप में बन जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे इन वर्णों को एक धागे में जो है मतलब बांधकर हमने क्या कर रखा, सुव्यवस्थित रूप से स्थापित कर रखा है, इसीलिए इसको जो है वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान देना, वर्ण किसे कहते हैं, तो जो मौखिक ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के सुव्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। आइए मित्रों जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। और वर्णमाला को आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि वर्ण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्लाइड में दिया गया है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो मौखिक ध्वनि को व्यक्त करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। यानी कि मुख के अंदर से जो ध्वनि निकली है उस ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए जिन चित्रों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक ध्वनि का लिखित रूप नहीं होता है, बिल्कुल सत्य बात है। कुछ ध्वनियां ऐसी होती है जिनके लिए हमारे पास चित्र उपस्थित है, लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी भी होती हैं जिनके अभी तक हमने जो है चित्र विकसित नहीं किया है। वर्ण किसी भाषा का मूल आधार होता है जो कि प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान रहता है। तो मूल आधार का मतलब है कि सबसे मूल इकाई जो होती है वो ध्यान देना आपके वर्ण ही होती है किसी भाषा के। क्योंकि व्यक्ति जब भाषा को सीखता है तो पहले वो वर्णों के रूप में, छोटा बच्चा जब सीखने लगता है तो वो पहले ध्यान देना वर्णों का ज्ञान नहीं लेता है, वो ध्वनि सीखता है। जैसी ध्वनि वो सुनता है वैसी ध्वनि का वो अनुकरण करता है। तत्पश्चात जब उसे ध्वनि का ज्ञान हो जाता है तब जाके वो क्या करता है, वर्णों का ज्ञान लेता है। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि वर्णों के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, तो मूल रूप से अगर हम बात करेंगे तो वर्ण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, ध्यान देना, स्वर, और एक होते हैं व्यंजन। आइए इनके संदर्भ में हम आगे बातें करते हैं कि वर्णमाला किसी भाषा के मूल ध्वनियों के लिखित तो व्यवस्थित समूह को, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो वर्ण होंगे इनका जो व्यवस्थित समूह होगा उसी को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है ना। वर्णमाला के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया जो मानक रूप है, यानी कि हिंदी में कुल कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तो ये 52 ऐसे वर्ण हैं जो मानक रूप है, ध्यान देना, जिनका प्रयोग किया जाता है साहित्य को लिखने में या फिर हिंदी भाषा के अंतर्गत। और यहाँ पर अगर हम करते हैं बात देवनागरी लिपि की वर्णमाला, आप जब वर्णमाला को पढ़ते हैं अ से लेकर ज्ञ तक, तो केवल आप जो है 49 वर्णों का ही प्रयोग करते हैं जब अ से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम देखेंगे तो 3 और वर्ण हमारे ऐसे होते हैं जिनको मानकीकरण रूप प्राप्त, मतलब जो है जो मानक रूप है, ध्यान देना, हिंदी के अंतर्गत वो तीनों भी हम जानते हैं, जिनमें 2 आपके उच्छिष्ट वर्ण आते हैं। इसके अलावा आप जो है ध्यान देना यहाँ पर देखेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं आपकी जो वर्णमाला है दी हुई। अब देखो वर्णमाला कैसी है, तो देखो यहाँ पर आपके अ आ इ, ठीक है ना, अ आ इ उ उ ऋ
ए आई ओ औ अंग आहा, ये 11 तो ध्यान देना वो है, इनमें से 11 तो ऐसे हैं जिनको स्वर माना गया है। इन दोनों को थोड़ा सा हम अभी रहने देते हैं, इनके बारे में थोड़ा बाद में जिक्र करेंगे, क्योंकि अयोग वाक कहा जाता है। पहले हम स्वरों को निपटाते हैं, स्वरों के बाद जब आएंगे तब अयोग वाक की और बात करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये 5 आपके पास वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो 25 आपके पास ये हो गए, 25 वर्ण ध्यान दीजिएगा ये हो गए, और इसके अलावा 11 आपके पास स्वर है, और फिर 2 आपके पास ये अयोगवाह है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 4 ये आपके पास जिन्हें अंतःस्थ कहा जाता है, और 4 ये जिनको आप जो है ऊष्मीय कहते हैं। और इसके अलावा मूलतः अगर हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि देवनागरी जो वर्णमाला है उसमें 49 जो है आपके अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जब आप अ से लेकर पढ़ना शुरू करते हैं तो आप यहाँ पर जाकर रुक जाते हैं, इसके बाद श्रौ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब इस श्रौ को और 2 ध्वनियां आपकी यहाँ पर जब इन्हीं के नीचे हम क्या करते हैं, ताड़नजात जो बिंदु होता है या उत्क्षिप्त बिंदु होता है उसका जब प्रयोग करते हैं तो इसके दूसरे रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित भी किए गए। हालांकि इनके संदर्भ में मैं जो है बात है वो डीपली ध्यान देना बाद में करने वाला हूं, जब मैं व्यंजनों के अंतर्गत जाऊंगा तो वहां पर हम देखेंगे। फिलहाल आपको क्या देखना है कि जो 49 आपके जो वर्ण है जो देवनागरी वर्णमाला में जिनका प्रयोग किया जाता है वो 13 तो ध्यान दीजिएगा आपके ये वाले हैं, यहाँ वाले 11 आपके स्वर है और 2 अयोगवाह है। फिर 25 आपके जो वर्गीय व्यंजन है ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 8 आपके जो ऊष्मीय और आपके जो अंतस्थ है ये भी इसी में शामिल होते हैं, और फिर 3 ये जिनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं ये भी इसी में शामिल होते हैं। तब जाके ध्यान देना हमारे पास ये 49 की संख्या बनती है। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे जो स्वर है वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्वरों का अध्ययन कर लेते हैं, तत्पश्चात जानेंगे इसके संदर्भ में कि आगे कितने टोटल वर्ण हैं या फिर इनका जो उच्चारण स्थल होता है वो क्या होता है, उसके संदर्भ में बाद में बात करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर के संदर्भ में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो ध्यान देना, स्वर वो ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने का मतलब है कि जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरी ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता है। जैसे यदि मुझे अ बोलना है तो मुझे अ मैं चाहे कितना भी लंबा खींचूं, अ की ध्वनि प्रारंभ में आई थी और अंत तक अ की ही ध्वनि रहेगी, दूसरी कोई भी ध्वनि इसके साथ शामिल नहीं होगी। यदि मुझे आ बोलना है तो आ कितना भी लंबा खींच लूं तो इसके साथ कोई भी दूसरी ध्वनि मिश्रित नहीं हो रही है, जबकि व्यंजनों में ऐसा नहीं होता है। व्यंजनों में यदि मुझे क बोलना है तो बिना अ के मैं इसे बता ही नहीं सकता। प्रारंभ तो क से कर रहा हूं लेकिन इसका जो अंत हो रहा है वो अ की ध्वनि से हो रहा है। यदि चौ बोले तो चौ में भी यही हो रहा है, प्रारंभ में तो थोड़ा सा चौ का उच्चारण हुआ, अंत में ध्यान दीजिएगा अ की ध्वनि आ रही है। अर्थात इनको मैं बिना किसी दूसरी ध्वनि के सहायता के उच्चारित नहीं कर सकता हूं। व्यंजन केवल लिखे जा सकते हैं बिना स्वरों के, इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, इनको बोला नहीं जा सकता है। तो स्वर किसे कहेंगे, तो ध्यान देना, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण, ध्यान देना, बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी इनको बोलने के लिए केवल इनकी जो अपनी स्वतंत्र ध्वनि होती है उसी का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा ध्यान देना दूसरा कोई भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, दूसरी किसी भी ध्वनि का सहारा इनको बोलने के लिए नहीं लिया जाता है। तो ये स्वर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्वर होते कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी के अंतर्गत जो मूल रूप से ध्यान देना जो स्वर है वो 11 माने गए हैं, जिनमें आप देखेंगे लघु अ है, इसमें दीर्घ आ है, लघु ई है, दीर्घ ई है, लघु ऊ है, दीर्घ ऊ है, और ये री है, ए, आई, ओ और औ। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो हम बात करेंगे, अगर तो उच्चारण के आधार पर बात की जाए तो उच्चारण के आधार पर तो हमारे पास केवल 10 ही स्वर है।
क्योंकि ये जो संस्कृत का स्वर री है, इसका जो उच्चारण करते हैं हम वो हिंदी के इस री के रूप में करते हैं, तो इसके हम अलग से जो है उच्चारण नहीं करते हैं। जबकि मूल भाषा के अंतर्गत जब इसका उच्चारण किया जाता है वो ध्यान देना कुछ और रूप में किया जाता है, री इसको बोला जाता है। हिंदी के अंतर्गत इसका हम मूर्धन्य के रूप में उच्चारण करते हैं, परंतु जब संस्कृत के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है तो जीभ आपकी मूर्धा से नहीं टकराती है उस स्थिति में, यानी कि जो आपका ई होता है, ध्यान देना ई है और ये री है, इन दोनों के बीच की ध्यान देना यहाँ पर ध्वनि निकालनी होती है जब इसका मूल भाषा में या संस्कृत में प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में इसका जो है अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करेंगे तो हिंदी में इसका जो है कोई स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। ये जो हमारे पास रॉ और इसके अंतर्गत जो लघु ई लगी हुई है इसी के रूप में री का उच्चारण होता है। तो इसलिए अगर पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं हिंदी में, तो उच्चारण के आधार पर ये 10 ही स्वर है, परंतु अगर पूछा जाए कि कुल कितने स्वर है तो ये 11 स्वर टोटल हमारे हैं। ध्यान देना, फिर इस री को भी हम शामिल करते हैं जब वो कुल की बात करेगा। इन्हीं स्वरों के अंतर्गत हम देखते हैं कि इनकी अपनी अपनी कुछ मात्राएं होती, मात्रा चिन्ह होते हैं इनके। अ को अगर देखेंगे तो इसे हम उदासीन स्वर कहते हैं। इसकी मात्रा जो है ध्यान देना नहीं होती है, हम ऐसा मानते हैं, हालांकि मात्रा तो होती है, परंतु अगर हमसे पूछा जाए कि क्या इसकी मात्रा होती है तो इसकी मात्रा को हम दिखा नहीं पाते, प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मात्रा तो इसकी कुछ है। क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पर जो आधा क था इसके साथ जैसे ही हम अ को मिलाते हैं तो क पूरा हो गया। भाई आधा क अगर अ के मिलने से पूरा हो रहा है तो इसका मतलब इस अ का कुछ कोई ना कोई मात्रा तो मिली होगी क के साथ, तभी तो ये क पूरा हुआ है। परंतु इसकी जो मात्रा है वो अदृश्य होती है, उदासीन रहती है, इसलिए हम मुख्यतः यह मान लेते हैं कि अ जो स्वर है इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है। आ की जब हम मात्रा की बात करते हैं तो एक खड़ी पाई के साथ एक जो है ध्यान देना आपका क्या रहती है, शिरोरेखा रहती है और शिरोरेखा के साथ नीचे एक खड़ी पाई रहती है। इसके अलावा जब हम इस लघु ई की बात करते हैं तो खड़ी पाई के ऊपर एक जो है शिरोरेखा के ऊपर इस ओर से बाईं ओर से मात्रा लगती है। जब हम बात करते हैं दीर्घ ई की तो खड़ी पाई के ऊपर एक शिरोरेखा है और फिर दाईं ओर से इसकी मात्रा लगती है। छोटा ऊ की बात करते हैं या फिर लघु ऊ की बात करते हैं, ये रूप होगा, बड़ा ऊ का ये रूप होगा। और री की जब हम बात करते हैं तो री का प्रयोग इस तरह से होता है जैसे जब हम पृथ्वी वगैरह लिखते हैं तो इसमें री का प्रयोग हुआ है, तो ये री की मात्रा है। ए की मात्रा की बात करेंगे तो शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा रहेगी और ध्यान देना एक खड़ी पाई रहेगी। और आई की जब बात करते हैं तो शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं रहती हैं और नीचे एक खड़ी पाई रहेगी। वो की अगर बात करेंगे तो इसमें भी एक ही मात्रा होती है। और जब हम आई की बात करते हैं तो ध्यान देना इसमें क्या होता है, शिरोरेखा और खड़ी पाई के सहारे, या ध्यान देना ए और आई में खड़ी पाई नहीं होती है, इनमें केवल ध्यान देना ए के जो है शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगती है, आई में शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं लगती है। ओ में जब बात करते हैं तो शिरोरेखा और खड़ी पाई के सहारे एक मात्रा लगती है और आओ की जब बात करेंगे तो खड़ी पाई और शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं लगती है। तो ये मात्रात्मक चिन्ह है इनके, यानी कि जब भी इन स्वरों का प्रयोग किसी व्यंजन के साथ किया जाता है तो उस समय ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाते, उस समय व्यंजनों के साथ इनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे ध्यान देना, मुझे यदि प के साथ री को जोड़ना है तो कभी भी मैं ऐसे मिला के नहीं लिखूंगा, इसको प को आधा रखूं और री को पूरा रखूं, ये गलत है। ध्यान देना ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। यदि व्यंजन आपका आधा है उसके बाद कोई स्वर आता है तो इस स्वर का धर्म है कि इस व्यंजन को पूरा किया जाए। और स्वरों के माध्यम से व्यंजन पूरे कैसे किए जाते हैं तो ध्यान देना स्वर अपनी मात्रा उस व्यंजन में मिला देता है और वो व्यंजन पूरा हो जाता है। परंतु यदि कभी ऐसा हो, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि एक आधा क है, इसके बाद एक जो है ध्यान देना अ है और इसके बाद ए है, यानी कि किसी भी व्यंजन के बाद लगातार अगर 2 स्वर आते हैं तो स्थिति कुछ ऐसी होती है, या फिर इस अ के स्थान पर मैं कोई ऐसा स्वर रखता हूं जिसकी अपनी कोई मात्रा प्रदर्शित होती है। मैंने यहाँ पर रखा है छोटी ई, और ध्यान देना इसके बाद 2 स्वर आ रहे हैं व्यंजन के बाद, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो प्रथम स्वर होगा वो व्यंजन को अपनी मात्रा देगा और जो दूसरा स्वर होगा वो स्वतंत्र रूप में लिखा जाएगा। तो व्यंजन के बाद आने वाला जो आपका क्या होगा स्वर होगा वो कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं लिखा जाता, वो अपनी मात्रा जो है व्यंजन को दे देता है। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक स्वर एक साथ आते हैं तो प्रथम स्वर सदैव व्यंजन को अपनी मात्रा देता है और उसके बाद वाला जो दूसरा स्वर होगा वो ध्यान देना आपका स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। तो
तो यहाँ पर हमने जाना है कि आपको अगर उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो 10 स्वरों की संख्या है, और अगर कुल स्वरों की बात की जाए तो ये 11 स्वर है हमारे पास। और इन 11 स्वरों की अगर बात करेंगे तो मात्राएं हमने देखी है, एक औ को अगर छोड़ा जाए ये उदासीन स्वर है, इसकी मात्रा नहीं होती है। बाकी के जो आपके 10 स्वर हैं इन सभी की मात्राएं आपको बता दी गई है कि कौन कौन सी इनकी मात्राएं होती है। इसके पश्चात ध्यान देना, अब हम करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। महत्वपूर्ण यही रहेगा क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो स्वरों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से हम करते हैं, कम से कम यहाँ पर 4 से 5 आधार ऐसे रहेंगे जिसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। मूल रूप से अगर हम बात करेंगे तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो ध्यान देना, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण का मतलब बोलना, बोलने के आधार पर, और एक इनकी उत्पत्ति के आधार पर इनका जो है वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर। पहली बात, उच्चारण के आधार पर जब हम स्वरों को बोलेंगे तो कुछ स्वर ऐसे होंगे जिनको बोलने में बहुत कम समय लग रहा होगा, तो इस आधार पर बांटेंगे कि कौन वो स्वर है जिनको बोलने में कम समय लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें उनकी तुलना में अधिक समय लग रहा होगा बोलने में, तो इस आधार पर यहाँ पर बांटेंगे। यहाँ उत्पत्ति है, कुछ स्वर तो ऐसे होंगे जो मूल स्वर होते हैं, यानी कि जिनकी उत्पत्ति खुद में खुद हुई है, और वो क्या करते हैं, अन्य स्वरों का भी निर्माण करते हैं। तो इस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे कि कौन वो ऐसे स्वर है जो मूल है, और फिर वो किस तरह से अन्य जो बाकी के स्वर होते हैं उनका निर्माण कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यदि उच्चारण के आधार पर बात की जाए तो उच्चारण के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और एक आपके जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व का जो अर्थ होता है वो ध्यान देना अल्प या कम होता है। तो ध्यान देना, ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम श्वास वायु खर्च होती है, या फिर हम कहेंगे कि जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, ह्रस्व या फिर आपका जो है ह्रस्व स्वर कहा जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे स्वर जिनको बोलने में इनकी तुलना में अधिक समय या फिर हम कह सकते हैं 2 गुना समय लगता है, उन्हीं को दीर्घ कहा जाता है। और दीर्घ का अर्थ होता है, ध्यान देना, बड़ा, यानी कि कम समय जिनको बोलने में लगेगा वो ह्रस्व स्वर है, और अधिक समय जिनको बोलने में लगेगा वो आपके दीर्घ स्वर है। इनकी अगर बात की जाए तो ये 4 होते हैं। ह्रस्व जो आपका जो लघु अ होता है, और लघु ई है, लघु ऊ है, और ये री है। ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ध्यान देना इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है इन बाकियों की तुलना में। और दीर्घ स्वर वो है जिनको बोलने में ह्रस्व की तुलना में अधिक समय लगता है, या अधिक प्राण वायु या श्वास वायु खर्च होती है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें आपका दीर्घ आ आएगा, दीर्घ ई भी इसमें आएगा, दीर्घ ऊ है, ए है, आई है, ओ है और आऊ है। तो ध्यान देना, उच्चारण के आधार पर ये 7 ऐसे स्वर हैं जो दीर्घ की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं को ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा नाम दिया जाता है संधि स्वर। इन्हीं 7 को हम संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि जब हम स्वर संधि पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे इन 7 वर्णों पर ही आधारित आपकी स्वर संधि होगी। तो ध्यान देना, उच्चारण के आधार पर मतलब बोलने के आधार पर, कम समय लग रहा बोलने में, ज्यादा समय लग रहा बोलने में, इस आधार पर इनकी 2 श्रेणियां बनाई गई है। जिनको कम समय बोलने में लग रहा था उनको एक और कर दिया है, जिनको अधिक समय लग रहा था बोलने में उनको एक और कर दिया। भाई अ बोलेंगे तो कम समय लगेगा, लेकिन आ को बोलने में अधिक समय, ई को बोलने में कम समय, ई को बोलने में अधिक समय, उ को बोलने में कम समय, लेकिन ऊ को बोलने में अधिक समय, रि। अब ध्यान देना, इसकी अगर मैं बात करूं तो जब हम मूल भाषा में जाते हैं, संस्कृत में जाते हैं, तो संस्कृत में इसके 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं। ये छोटा री होता है, ये बड़ा री होता है। तो हिंदी में केवल और केवल आपका छोटे री को ही अपनाया गया है। बड़े वाला जो री है, ध्यान देना, इसको हिंदी के अंतर्गत मतलब इसको जो है मानक रूप जो है प्राप्त नहीं है, ये हिंदी में स्वीकारा नहीं गया है। तो इसलिए, क्योंकि ये भी 2 रूप है इनके भी मूल भाषा में, ये छोटा री है, ये बड़ा री, इसलिए हमने जो री को है वो यहाँ पर रखा हुआ है। किसके अंतर्गत, तो लघु के अंतर्गत, ध्यान देना, इसको हमने रखा हुआ है। तो ये आपको जानना है कि हमने छोटे वाले री को यहाँ पर अपनाया है, बड़े वाले री का प्रयोग जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो ये थे आपके क्या, तो ह्रस्व स्वर जिनका ध्यान देना उच्चारण क्या होता है,
ये ह्रस्व स्वर थे आपके, जिनको उच्चारित करते समय बहुत कम समय लगता है। तो मित्रों, ये हमने जाना था कि ये ह्रस्व स्वर और ये दीर्घ स्वर यानी कि उच्चारण में जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगेगा वो आपका ह्रस्व स्वर है, और जिनका उच्चारण करते समय अधिक समय लगेगा वो आपके दीर्घ स्वर होंगे। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 भेद होते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो मूल स्वर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक रूप यहाँ पर भी दीर्घ स्वर का होता है, और तीसरा जो रूप होता है वो ध्यान देना संयुक्त स्वर का होता है। संयुक्त स्वर उत्पत्ति के आधार पर, या फिर हम कहेंगे इनकी रचना या बनावट के आधार पर कैसे कैसे बने हैं स्वर। ये तो उच्चारण था, मतलब बोलने के आधार पर था कि हम बोल कैसे कैसे रहे हैं स्वरों को, उस आधार पर था ये। लेकिन ये जो दूसरा रूप है वो उच्चारण वाला है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर है कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मूल स्वर ध्यान देना वो स्वर है जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है और किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है, वो खुद में खुद निर्मित हुए हैं, तो वो आपके मूल स्वर है। और ये मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो अ होगा, ई होगा और उ होगा। ध्यान देना है, इसके श्रेणी में अगर आप चाहो तो री को रख सकते हैं, परंतु ध्यान देना इसको यहाँ पर हिंदी के जो है मूल स्वरों में रखना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि इस री से अन्य किसी भी स्वर का निर्माण नहीं होता हिंदी के अंतर्गत, और हम यहाँ पर बनावट रचना या आपका जो है उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्वर जिनसे दूसरे स्वरों की भी जिनसे दूसरे स्वरों को बनाया जाएगा या दूसरे स्वरों से की जिनसे रचना होगी वो ध्यान देना मूल स्वर है। तो ये तीनों ऐसे स्वर है, अगर आपसे पूछा जाए कि अ का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ है या ई उ का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ, तो हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा क्योंकि ये ध्यान देना मूल स्वर है। ठीक है ना। इसके बाद जब हम देखेंगे, जब एक ही जाति के दो मूल स्वर आपस में मिलेंगे, यानी कि एक अ के साथ एक अ मिलेगा, तो फिर ध्यान देना अपने ही जाति का वो बड़ा बना रहे होंगे। सेम स्थिति यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर लघु ई के साथ लघु ई मिलेगी तो ये फिर आपकी जो है दीर्घ ई बना रही होगी, और जब लघु उ के साथ लघु उ मिल रहा होगा तो ध्यान देना यहाँ पर हमें दीर्घ उ प्राप्त हो रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब ये तो थे मूल, ये किसी अन्य से मिलकर नहीं बने हैं, इनकी उत्पत्ति मूल रूप से हुई है, परंतु जब ये दोनों एक जैसे सजातीय मूल स्वर आपस में मिलते हैं, अ के साथ अ का योग हुआ तो इसने अपनी ही जाति का एक नया स्वर बना दिया और दीर्घ बनाया, मतलब बड़ा बनाया। ये तो ह्रस्व थे या फिर हम कहेंगे लघु लघु स्वर थे दोनों, लेकिन जैसे ही मिले इनके मिलने से इन्हीं का दीर्घ रूप अस्तित्व में आया। दूसरा देखते हैं कि लघु ई और लघु ई, छोटी ई दोनों आपस में मिली और इन्होंने अपनी ही जाति की बड़ी ई बना दी। दो छोटे ऊ आपस में जब मिले तो इन्होंने अपनी ही जाति का दीर्घ रूप अर्थात बड़ा ऊ का निर्माण कर दिया। इसीलिए क्योंकि ये दो छोटे छोटे स्वरों से मिलकर बन रहे हैं और बड़े बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इनका नाम दीर्घ स्वर कहा गया है। यहाँ दीर्घ इसलिए थे क्योंकि बोलने में समय ज्यादा लग रहा था, इसलिए दीर्घ थे। यहाँ पर ये दीर्घ इसलिए है क्योंकि ये बनावट में बड़े हैं, दो छोटे छोटे आपस में मिल रहे हैं और उन दोनों छोटों को मिलाकर जिसकी उत्पत्ति हो रही है वही ध्यान देना आपका क्या कहला रहा है, दीर्घ स्वर कहला रहा है। आई बात समझ में। तो दो छोटे और एक ही जाति का होना अनिवार्य है, यहाँ पर ध्यान देना। अगर अलग अलग जाति के होंगे तो फिर संयुक्त स्वर की जो है उत्पत्ति हो जाती है। तो दो एक ही जाति के छोटे छोटे स्वर जब हमने आपस में मिलाए तो यहाँ पर हमें दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति प्राप्त हुई, और इन्हीं को हम कहते हैं दूसरी भाषा में सजातीय स्वर। सजातीय का मतलब होता है एक जाति के स्वर, जिसका निर्माण दो एक ही जाति के स्वरों से मिलकर हुआ होगा, उसी को सजातीय स्वर कहा जाता है। तो इनको जो है उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर भी कहेंगे और इन्हीं को हम सजातीय स्वर भी कहेंगे। परिभाषा साधारण सी है कि दो सजातीय मूल स्वरों के योग से बनने वाले जो स्वर होते हैं उन्हीं को दीर्घ स्वर कहा जाता है, या उन्हीं को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं संयुक्त स्वर की, तो यहाँ पर तो एक जाति के स्वर मिल रहे थे तो उन्होंने अपने जाति के बड़े बनाए, परंतु जब ऐसा होगा कि एक अलग जाति का हो और दूसरा अलग जाति का हो तो इस स्थिति में जिन स्वरों की रचना होगी उन्हीं को संयुक्त स्वर कहा जाएगा। ये अ आपका अलग जाति का है और ई आपका अलग जाति का है, और इन दोनों ने जो मिलाकर बनाया है वो कोई और ही जाति का है, इसलिए ध्यान देना इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। सेम स्थिति यदि हम अ के साथ इस ए को दूसरे जाति का जो है मिलाते हैं
तो आई की उत्पत्ति होती है। और स्थिति है कि यदि ओ के साथ हम ऊ का प्रयोग करते हैं या ऊ को मिलाते हैं तो ओ की रचना हो जाती है। और जब ओ के साथ आउ को मिलाते हैं या आउ का योग करवाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर ओ के साथ यदि हम ओ का योग करवाते हैं तो फिर हमें प्राप्त हो जाता है क्या, आउ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देखा कि ये चारों के चारों जो स्वर बने हैं ये दो अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पर दोनों अलग जाति के मिले, यहाँ दोनों अलग जाति के, ये दोनों अलग जाति के, ये दोनों अलग जाति के, इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा नाम देते हैं वो इनको हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय का मतलब अलग अलग जाति के जो स्वर है, स्वरों से मिलकर बने हैं वो आपके विजातीय स्वर कहलाते हैं। मित्रों, हमने देखा कि स्वरों का जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत मूल रूप से हमने दो भागों में स्वरों का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले हमने देखा उच्चारण के आधार पर जिनको बोलने में कम समय लगेगा वो ह्रस्व स्वर है, बोलने में अधिक समय लगेगा वो दीर्घ स्वर है। इसके अलावा हमने जाना कि उत्पत्ति, रचना या फिर बनावट के आधार पर इसे उत्पत्ति कह सकते हैं, रचना के आधार पर कह सकते हैं, बनावट के आधार पर कह सकते हैं कि शब्द आपके जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं, तो तीन प्रकार। एक तो मूल स्वर है जिनका रचना किसी और से नहीं हुई है, वो मूल स्वर है, या फिर जो स्वर दूसरे स्वरों को बनाते हैं या जिनसे दूसरे स्वरों का जन्म हुआ है वो मूल स्वर है। तो मूल स्वर ध्यान दीजिएगा, मूलतः यहाँ पर हमने तीन ही रखे हैं क्योंकि जो चौथा जो री था आपका ऊपर जो रस्व वाला, उससे हिंदी के अंतर्गत किसी भी अन्य स्वर का निर्माण नहीं होता है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है ना। तो मूल स्वर हमारे पास तीन थे और इन तीनों के अंतर्गत हमने देखा था कि इन्होंने ही अन्य 7 स्वरों का निर्माण किया है। जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलेंगे तो वो अपने ही जाति का क्या करते हैं, बड़ा रूप बनाते, तो दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर कहलाते। जब दो अलग अलग जाति के अर्थात द्विजाति के स्वर आपस में मिलते हैं तो वो मिलाने के बाद जिन स्वरों की रचना करते हैं उन्हीं को संयुक्त स्वर या फिर विजातीय स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं क्लास को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बाकी ध्यान देना, अभी स्वरों को इसके बाद हमें और पढ़ना है। जीभ के भाग के आधार पर पढ़ेंगे, मात्राओं के आधार पर पढ़ेंगे, मुख आकृति के आधार पर पढ़ेंगे, ओष्ठ आकृति के आधार पर पढ़ेंगे, फिर इसके अलावा हम विकसित स्वर पढ़ेंगे, हम गृहीत या आगत स्वर पढ़ेंगे। तत्पश्चात हमारा जो स्वर वाला चैप्टर वो कंप्लीट होगा, फिर हम व्यंजनों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ध्यान देना, इस संगम दक्ष एकेडमी के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है यहाँ से काफी फायदा हो रहा होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो आपको कैसी लगती है हमारी, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट जरूर करना है और आप लोग प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़े। जो लोग घर बैठे, जो लोग जो है घर पर बैठे हुए हैं और ऑफलाइन क्लासों में नहीं जा सकते हैं, उनके पास आने जाने का साधन नहीं है या फिर किसी भी प्रकार से वो धन की उन्हें जो है समस्या है, वो लोग घर बैठे बैठे जो है अपने फोन के माध्यम से भी क्लास देख सकते हैं। तो किसी का अगर भविष्य के लिए जो है हम अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कर दो, क्योंकि इस समय लोगों को पुलिस की भर्तियां हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, SI है, तो लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। और हमारा प्रयास है कि हम लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए संगम दक्ष के साथ। धन्यवाद।